गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। रमन सर क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबसे पहले सभी स्टूडेंट जब भी इस क्लास को देखें आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आप लोग बाकी के स्टूडेंट्स को भी, सभी स्टूडेंट्स को आप लोग शेयर ज़रूर करें। बात करता हूँ स्टूडेंट मैं अपने टॉपिक की, जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो था स्टूडेंट आप लोगों का ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर पर बात हम लोग कर रहे थे। ऑसिलेटर को हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट। जनरल कुछ बातें हमने ऑसिलेटर के बारे में जानी थी। तो सबसे पहले आप लोग अपने नोट्स को ओपन कर लें, जो इससे ठीक पहले आपने लेक्चर देखा होगा। वहाँ जो बातें आप लोगों को डिस्कस की थी, सबसे पहले उन्हीं बातों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात निकल कर आई थी कि ऑसिलेटर होता क्या है। ठीक है, तो ऑसिलेटर के लिए अगर मैं जनरली कहता भी हूँ कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो क्या करता है, आपका डीसी को एसी में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, क्या कहा कि जो डीसी वैल्यू को एसी सिग्नल में परिवर्तित करेगा, उस सर्किट को क्या कहते हैं, आपका ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं। या वो कौन सा सर्किट होता है, आपका ऑसिलेटर सर्किट होता है। तो क्या कहा, सबसे पहले बात, डीसी को किस में चेंज करेगा, एसी में। अब हमें पता है कि डीसी कैसे वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है, डायरेक्ट करंट जिसे हम कहते हैं। एसी कैसा होता है आपका, फ्लक्चुएटेड, कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी ज्यादा तो कभी कम। तो इसका मतलब डीसी हमेशा आपका एक लेवल पर होता है, एक साइड में होता है। ठीक है, और एसी क्या होता है, थोड़ी देर पॉजिटिव साइड में, थोड़ी देर नेगेटिव साइड में। तो इसका कहने का मतलब कि आपका कि ऑसिलेटर सर्किट को परिभाषित करते हुए एक और डेफिनेशन निकल कर आती है। ठीक है, और वो आती है आपकी कि ऑसिलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल सिग्नल को, एक दिशीय सिग्नल को, एक दिशीय कौन था, डीसी था, उसे द्विदिशीय या बाई डायरेक्शनल सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करता है। और बाई डायरेक्शनल कौन सा सिग्नल होता है आपका, एसी। वो बाई डायरेक्शनल कौन सा सिग्नल होता है, एसी सिग्नल होता है। ठीक है, तो एक ही बात को अलग अलग तरीके से आप लोग कह सकते हैं। ठीक, फिर बात आई कि ऑसिलेटर बनता कैसे था। किसी भी एम्पलीफायर पर अगर आप धनात्मक फीडबैक लगाते हैं, क्या कहा कि यदि किसी भी एम्पलीफायर पर पॉजिटिव फीडबैक लगाया जाता है, तो एम्पलीफायर था पहले आपके पास प्रवर्धक जिसे हम कहते हैं, जो क्या कर रहा था, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर दे रहा था, पहली बात। अब क्या कहा स्टूडेंट आपका कि उस एम्पलीफायर सर्किट पर अगर पॉजिटिव फीडबैक, फिर आपको फीडबैक भी समझाया था। फीडबैक का मतलब क्या था कि आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट पर कनेक्ट करना। ठीक है, तो अगर आप आउटपुट को इनपुट पर, या आउटपुट जो आ रहा था उसे इनपुट पर फिर से ला रहे हैं, तो ये होता है फीडबैक। तो हमने क्या कहा, किसी भी प्रवर्धक सर्किट में धनात्मक फीडबैक लगाने पर जो सर्किट बनता है वो बनता आपका ऑसिलेटर सर्किट। या ऐसा करने से जो आउटपुट अब आएगा वो कैसा आएगा, ऑसिलेटेड या परिवर्तनशील या आपका चेंजेबल आउटपुट आपका आएगा। तो कैसे बनता ऑसिलेटर, एम्पलीफायर पर पॉजिटिव फीडबैक लगाकर। इतना क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़े थे स्टूडेंट हम लोग कि ऑसिलेटर को बनाया गया, पर बनाया किस लिए गया, इसे प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले बात आई थी कि किसी भी विशिष्ट आवृत्ति के सिग्नल को जनरेट करना, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कोई भी जनरेट करना, आपको किसी भी विशिष्ट आवृत्ति के सिग्नल को अगर उत्पन्न करना है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अगर जनरेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑसिलेटर सर्किट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात आई थी, यहीं से हमने देखा था कि क्या कहा था कि अगर ऑसिलेटर सर्किट में जो फीडबैक सर्किट बनाएंगे वो अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की हेल्प से बनाया, क्या कहा कि ऑसिलेटर में जो पॉजिटिव फीडबैक देना था वो फीडबैक अगर आपने रेजिस्टर और कैपेसिटर को मिलाकर वो सर्किट बनाया है, तो उस प्रकार के ऑसिलेटर से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो लो फ्रीक्वेंसी, निम्न आवृत्ति या फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो क्या कहा कि फीडबैक सर्किट अगर रेजिस्टर और कैपेसिटर से बना होगा तो जो आवृत्ति जनरेट होगी वो कैसे होगी, आपकी निम्न आवृत्ति होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, फिर इसी तरह से बात निकल कर आई स्टूडेंट आपकी कि अगर इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज किया है, एल और सी का यूज किया है, ठीक है, तो उस स्थिति में अगर फीडबैक सर्किट को बनाने के लिए एल और सी का यूज किया है, इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज किया है, तो उस स्थिति में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो होगी आपकी उच्च आवृत्ति या फिर हाई फ्रीक्वेंसी, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इतना। तो अगला जो एप्लीकेशन अनुप्रयोग हमने देखा वो कुछ इस तरह से देखा
ठीक है। फिर बात आई आपकी कि ऑसिलेटर का प्रयोग किया जाता है किसी भी फिक्स फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए, और ऐसा करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो होता है आपका क्वार्ट्ज मटेरियल, जो घड़ियों में भी लिखा रहता है, ठीक है। कौन सा मटेरियल होता है आपका? क्वार्ट्ज मटेरियल होता है। फिर इसी तरह से बात आई स्टूडेंट आप लोगों के कि ऑसिलेटर सर्किट को बनाने का जो कारण है, जैसे आपके कोई भी टाइम जनरेटिंग या क्लॉक जनरेटिंग सर्किट जो आपके माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में यूज होता है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी अलार्म हो गया या जो बजेज होते हैं, जो आपके वाइब्रेटिंग डिवाइसेस होते हैं, उनको बनाने के लिए भी या उनमें भी किसका प्रयोग होता है? आपका ऑसिलेटर का प्रयोग होता है, ठीक है। बाकी इसी तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम में, संचार प्रणाली में अगर मैं कहूँ, लिखाया था आप लोगों को, आप अपने नोट्स को देखते रहें बस, ठीक है। संचार प्रणाली की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर ऑसिलेटर का प्रयोग कैसे होता है? आपका फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए, और फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है तो उसके आधार पर जैसे आपका रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सारी की सारी डिवाइसेस क्या करते हैं स्टूडेंट? आपकी उन फ्रीक्वेंसीज के अनुसार कार्य करती हैं, उन फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। बाकी जितनी भी आपकी डेकोरेटिव लाइट होती हैं, जो लाइट फ्लक्चुएट होती है, जैसे आपके दीपावली में हम लोग लड़ियां यूज करते हैं, या डिस्को में आपने देखा होगा कि जो बार बार चेंज हो रही है, तो चेंज कब होती है? जब बार बार फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो इसीलिए क्या कहा कि डेकोरेटिव लाइट, सजावटी लाइटों में भी किसका प्रयोग होता है? आपका ऑसिलेटर का प्रयोग होता है। इतना ठीक है। फिर इसके बाद बात आई थी स्टूडेंट आप लोगों की कि ऑसिलेशंस को जनरेट करवाने के लिए प्रिंसिपल, ये सिद्धांत की बात आई थी कि कैसे जनरेट हो सकते हैं ऑसिलेशंस। तो उस बात को समझाने के लिए कुछ पैरामीटर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी लिखवाए थे। कैसे लिखवाया था? कि सबसे पहले ए कहा था कि कैपिटल ए जो होता है आपका, ये क्या होता है? आपका ओपन लूप गेन होता है, खुले परिपथ की लब्धि होता है, ठीक है। तो ये लिखवाया भी था कि ये क्या होता है स्टूडेंट? आपका ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन कहने का मतलब है कि ये उस समय गेन है जब आपने कोई भी फीडबैक नहीं लगाया है। क्या कहा? कि ये उस समय गेन है जब कोई भी फीडबैक नहीं लगाया था। बीटा की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है स्टूडेंट आपका फीडबैक फैक्टर, कि आप कितने मल्टीपल से, ठीक है, आप कितने मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं? फीडबैक को लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट आपका फीडबैक फैक्टर। फिर इसी तरह से अगली बात जो कही थी, इन दोनों का गुणनफल A डॉट बी, ठीक है, इसको क्या कहा था स्टूडेंट? ये था आपका लूप गेन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? लूप गेन कहते हैं। अगर इन दोनों को या इन दोनों के गुणनफल को एक साथ देखें तो ये क्या होता है? आपका लूप गेन होता है, ठीक है। तो हेडिंग आपकी लास्ट क्लास में लिखाई हुई है कि ऑसिलेटर को जनरेट करने का सिद्धांत। अब क्या सिद्धांत होता है आपका ऑसिलेशंस को जनरेट करने का? तो इस सीरीज में सबसे पहली बात मैंने क्या कही आपकी कि पहली कंडीशन को देखते हैं, ठीक है। पहली शर्त कहिए या फर्स्ट कंडीशन कहिए, ठीक है, कि पहली कंडीशन को देखते हैं। अच्छा, इसी प्रिंसिपल को, इसी सिद्धांत को किसने दिया था? बार्क हाउसेन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसे बार्क हाउसेन क्राइटेरियन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बार्क हाउसेन का क्राइटेरिया, ठीक है। पहली कंडीशन जो थी स्टूडेंट आप लोगों की, ये किस पर थी आपकी? या इसे अगर मैं कहूं तो सबसे पहली जो शर्त थी वो थी स्टूडेंट आपकी, ये जो हमने लूप गेन यहां पर लिखा, इस लूप गेन के मैग्नीट्यूड के आधार पर, या आप कह सकते हैं कि इसका जो आयाम था उसके आधार पर। कैसे? ठीक है, आप कह भी सकते हैं कि पहली कंडीशन इन्होंने क्या कही थी कि लूप गेन का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लूप गेन का मैग्नीट्यूड, ठीक है, लूप गेन का मैग्नीट्यूड, ठीक है, लूप गेन के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। लूप गेन के एम्पलीट्यूड भी आप कह सकते हैं, इसे आयाम की बात हो रही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड आप कह सकते हैं। तो लूप गेन का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? हमेशा हमेशा एक या, ठीक है, क्या कहा स्टूडेंट आपका? लूप गेन का मैग्नीट्यूड हमेशा, ठीक है, 1, ठीक है, यूनिटी भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यहां आप लिख भी सकते हैं कि कैसा होना चाहिए कि लूप गेन का मैग्नीट्यूड यूनिटी या इससे भी ज्यादा होना चाहिए, या इससे
ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि या तो एक हो या तो क्या होना चाहिए आपका, एक से ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी कंडीशन में लूप गेन का मान एक से कम है, ठीक है, तो एक से कम अगर लूप गेन का मान होगा तो उस स्थिति में ऑसिलेशंस नहीं होंगे। ध्यान से सुने, मेरे साथ बोलते रहे हैं। पहली कंडीशन क्या आई कि लूप गेन का मैग्नीट्यूड हमेशा एक या एक से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या आपका, लूप गेन क्या होता आपका, a गुणे b था। इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो मैंने यहां मॉड लगा दिया। ठीक है, कि इसका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए एक के बराबर या एक से ज्यादा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, कि या तो 1 हो, आइडियली या तो 1 हो, नहीं तो एक से ज्यादा हो। प्रैक्टिकली अगर मैं कहूं तो कैसा होना चाहिए आपका, एक से ज्यादा। अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है कि लूप गेन का मान होना चाहिए तो हमेशा याद रखें कि उस केस में आपको आइडियल वैल्यू नहीं लेनी है, आपको लेनी है प्रैक्टिकल वैल्यू। वो भी कितनी होगी, एक से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो थी आपकी पहली कंडीशन। वहीं अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट आप लोगों की दूसरी कंडीशन की, सेकंड कंडीशन की, तो ये देखिएगा यहां से अगर मैं लेकर चलूं सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन को अगर मैं देखता हूं, दूसरी कंडीशन को अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में क्या निकल कर आता है, ये दूसरे केस में अगर हम लोग देखें, यहां बात हुई थी स्टूडेंट आपके मैग्नीट्यूड की। ध्यान दीजिएगा यहां पर किसकी बात हुई, आपके आयाम की, मैग्नीट्यूड की, एम्पलीट्यूड की बात हुई। दूसरी कंडीशन आती है स्टूडेंट आप लोगों की फेज कंडीशन। ठीक है, फेज कैसा होना चाहिए, तो देखिएगा यहां भी लूप गेन का, ठीक है, फेज भी इसी का देखा जाता है, लूप। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर ले, मैंने डबल मात्रा लगाई है, एक हटा लीजिएगा। ठीक है, तो क्या कहा, लूप गेन का फेज एंगल। ठीक है, लूप गेन का फेज एंगल कैसा होना चाहिए आपका, 0 डिग्री या 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लूप गेन का जो फेज शिफ्ट होता है या फेज एंगल होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहीं अगर मैं कहूँ तो फेज एंगल क्या होता है आपका, कलांतर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो लूप गेन के लिए जो कलांतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए स्टूडेंट आपका, या तो वो 0 डिग्री आए या फिर वो कैसा आना चाहिए आपका, 360 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब क्या आपका, इसी बात को अगर मैं गणितीय रूप में लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि एंगल देखना था किसका, फेज एंगल देखना था किसका, लूप गेन का। लूप गेन क्या होता है, a गुणे बीटा। ठीक है, तो ये कैसा होना चाहिए स्टूडेंट आपका, हमने कहा कि ये या तो 0 डिग्री हो या फिर 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा आपका कि लूप गेन का मान या तो 0 डिग्री हो या तो 360 डिग्री होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से ये मान, ये वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, तो दो लॉ, ये दो कंडीशन आपके पास निकल कर आई, दो स्थितियां निकल कर आई। पहला क्या कहा कि पहली कंडीशन को अगर आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड जो लूप गेन का होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपका, एक या एक से ज्यादा। दूसरी कंडीशन में हमने क्या देखा कि जो फेज शिफ्ट होना चाहिए, कलांतर जो होना चाहिए वो 0 डिग्री या 360 डिग्री होना चाहिए। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो अब कैसे है वो देखेगा कि यदि इन दोनों कंडीशंस में से, ठीक है, यदि इन दोनों शर्तों में से भी आप लिख सकते हैं कि यदि इन दोनों कंडीशंस में से, यदि इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक, इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक या दोनों, कोई भी एक या फिर दोनों के दोनों, ठीक है, कोई भी एक या दोनों सेटिस्फाई नहीं होती हैं। ठीक है, कोई भी एक या दोनों सेटिस्फाई, दैट इज संतुष्ट। ठीक है, कि कोई भी एक कंडीशन ऐसी है जो नहीं हो रही है। कहने का मतलब कि फेज एंगल आपका 0 या 360 नहीं बल्कि 170 डिग्री आ गया। ठीक है,
तो क्या कहा कि यदि इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक या दोनों कंडीशंस या दोनों सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है, कोई भी एक या दोनों नहीं होते हैं तो, ठीक है, कि कोई भी एक या दोनों सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो, ठीक है, ऑसिलेशंस जनरेट नहीं होंगे, ठीक है, तो आपका ऑसिलेशंस जनरेट नहीं होंगे, या आप कह सकते हैं कि ऑसिलेटर सर्किट सही से कार्य नहीं करेगा, तो ऑसिलेशंस जनरेट नहीं होंगे, ठीक है, तो ऑसिलेशंस क्या है स्टूडेंट आपके, जनरेट नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा यहाँ से, अगर हम लेकर भी चलते हैं, ठीक है, कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी अगर फेल हो गई, ठीक है, दो कंडीशन कौन कौन सी हैं आपके सामने पर लिखी हुई है। पहली जो कंडीशन थी, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि जो पहली कंडीशन थी स्टूडेंट आप लोगों की, वो किससे रिलेटेड थी, ये थी आपकी मैग्नीट्यूड कंडीशन, ठीक है, ये क्या थी आपकी, इस तरह से मैं लिख भी देता हूं कि ये क्या थी आपकी, मैग्नीट्यूड पर आधारित शर्त थी, ठीक है, मैग्नीट्यूड कंडीशन या आयाम आधारित शर्त, ठीक है, मैग्नीट्यूड कंडीशन भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। यहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बात आई थी फेज एंगल की, तो ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का फेज कंडीशन, ठीक है, ये क्या होती है आपकी, फेज कंडीशन होती है। तो नीचे हमने क्या लिखा कि दोनों में से यदि कोई भी एक शर्त सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब फेल हो रही है, ठीक है, नहीं आया हमारा गेन एक या एक से ज्यादा, वो 0.2 आ गया, एक से कम आ गया, तो उस स्थिति में ऑसिलेशंस नहीं होंगे, ठीक है, इतना ठीक है। तो इसे फटाफट से आप लोग लिख भी लें और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब बात आती है स्टूडेंट आपकी, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है स्टूडेंट, अब आप लिख सकते हैं कि अर्थात ठीक है, क्या कहा यहां से कि अर्थात ऑसिलेशंस जनरेट कराने के लिए, अर्थात ऑसिलेशंस को जनरेट कराने के लिए, ऑसिलेशंस को जनरेट कराने के लिए, अर्थात ऑसिलेशंस को जनरेट कराने के लिए, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है कि ऑसिलेशंस को जनरेट कराने के लिए, ठीक है, बार्कहाउसेन की, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, बार्कहाउसेन की दोनों शर्तों का, ठीक है, या दोनों कंडीशन का, दोनों कंडीशंस या दोनों शर्तों का संतुष्ट होना आवश्यक है, दोनों कंडीशंस का संतुष्ट या सेटिस्फाइड होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बात निकल कर आई कि अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर रही है या कोई भी एक कंडीशन वैलिड है और दूसरी नहीं है, ठीक है, तो फिर ऑसिलेशंस नहीं जनरेट होंगे, तो संतुष्ट होना आवश्यक है, ठीक है। तो क्या कहा आपका, यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, आप ऐसा बिल्कुल नहीं लेकर चल सकते हैं कि एक सेटिस्फाई हो जाए या एक संतुष्ट हो जाए और दूसरी संतुष्ट ना हो, आपकी एक ही समय पर दोनों का संतुष्ट होना जरूरी है, ठीक है, इतना। तो ये बात निकल कर आई स्टूडेंट आपकी कैसे, कि बार्कहाउसेन जी ने ये बातें कही थी, तो इनके आधार पर बात निकल कर आई कि ऑसिलेशन सिर्फ और सिर्फ तभी जनरेट होंगे, पहली बात कही कि फेज एंगल कैसा होना चाहिए, 0 डिग्री या 360 डिग्री, और मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, एक या उससे ज्यादा, यूनिटी या यूनिटी से ज्यादा, ठीक है, इतना। चलिए इतना लिख लें, बातों को समझते भी रहें ध्यान से और नोट डाउन करते रहें। अब अगली बात की तरफ बढ़ता हूं स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट आपका ऑसिलेटर के प्रकार। यहां से अगर मैं देखता भी हूं तो ये आ जाता है स्टूडेंट आप लोगों का ऑसिलेटर के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर्स, ठीक है, ऑसिलेटर के प्रकार, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स, ठीक है, ऑसिलेटर के प्रकार, ठीक है। तो ऑसिलेटर के प्रकार को अगर मैं देखता भी हूं तो ऑसिलेटर को जो विभाजित किया जाता है वो दो आधार पर किया जाता है, ठीक है। पहला जो होता है स्टूडेंट आपका वो होता है आपका सामान्य आधार पर, ठीक है,
और दूसरा जो होता है स्टूडेंट आप लोगों का होता है आपका फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के आधार पर, ठीक है। तो हमने क्या कहा आपको, ऑसिलेटर्स को, ठीक है, यहीं से हम लिखते भी हैं, ऑसिलेटर्स को दो आधार पर विभाजित किया जाता है। ऑसिलेटर्स को दो आधार पर विभाजित किया जाता है। दो आधार पर विभाजित किया जाता है। ऑसिलेटर्स को दो आधार पर विभाजित किया जाता है, ठीक है। कि ऑसिलेटर जो डिवाइड होते हैं आपके, वो दो आधार पर दो तरह से होते हैं, ठीक है, किया जाता है। और ये दो प्रकार कैसे होते हैं ये देखेगा। सबसे पहला जो होता है स्टूडेंट आप लोगों का, वो होता है आपका सामान्य आधार पर, ठीक है। पहले जो हम लोग करते हैं डिवाइड, वो किस बेसिस पर होता है आपका, नॉर्मल बेसिस पर, सामान्य आधार पर, ठीक है। और वहीं अगर मैं दूसरी बात करता हूँ कि दूसरा किस तरह से होता है आपका, तो दूसरा जो आता है स्टूडेंट आपका, वो आता आपका आवृत्ति के आधार पर या फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ठीक है। आवृत्ति के आधार पर कहिए या फ्रीक्वेंसी के आधार पर कहिए, ठीक है। इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ठीक है, कि आवृत्ति के आधार पर या फ्रीक्वेंसी के आधार पर। तो ये दो तरीके से क्या होते हैं आपके ऑसिलेटर विभाजित होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके दोनों बातों को लेकर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं सबसे पहले देखता हूँ, तो मैंने क्या कहा आपका, सामान्य आधार की बात मैं करता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ से सबसे पहले बात लिखी सामान्य आधार पर ऑसिलेटर्स, ठीक है। यहाँ से क्या कहा ये देखिएगा, सामान्य आधार पर, ठीक है। ये अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, सामान्य आधार पर ऑसिलेटर्स, ठीक है, कि सामान्य आधार पर ऑसिलेटर्स, ठीक है, सामान्य आधार पर ऑसिलेटर्स, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहे हैं। यहाँ से अगर मैं बात भी करता हूँ, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से सामान्य आधार पर ऑसिलेटर, ठीक है। तो पहले हेडिंग लिखिएगा कि सामान्य आधार पर ऑसिलेटर्स, ठीक है। सामान्य आधार पर ऑसिलेटर जो होते हैं स्टूडेंट आपके, वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, सामान्य आधार पर ऑसिलेटर आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स ऑन नॉर्मल बेसिस, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, इन्हें अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले जो आता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये आता है आपका यहाँ से अगर मैं बात भी करूं, ठीक है। तो एक तो हो गया स्टूडेंट आप लोगों का कौन सा, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, और दूसरा होता है स्टूडेंट आप लोगों का हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो क्या कहा है स्टूडेंट आप लोगों का,
कि दो प्रकार के ऑसिलेटर सामान्य आधार पर होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, क्या कहा स्टूडेंट आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं करता हूं, यहीं से अगर मैं देखता हूं तो ये आता है स्टूडेंट आप लोगों का रिलैक्सेशन, ठीक है, ये क्या कहा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है। दूसरा होता है स्टूडेंट आपका, एक हो गया हार्मोनिक और एक हो गया रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है। तो दूसरा हो गया आपका रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो दो प्रकार के क्या होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के ऑसिलेटर आपके नॉर्मल बेसिस पर निकल कर आते हैं, ठीक है। इनमें पहला नाम अगर आप देखेंगे तो ये आता है आप लोगों का किसका, ये आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और दूसरा अगर आप लोग यहीं से देखेंगे स्टूडेंट आप लोग तो ये आ जाता आपका कौन सा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो सामान्य आधार पर ऑसिलेटर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो आता है आपका वो हार्मोनिक ऑसिलेटर और दूसरा होता है स्टूडेंट आप लोगों का रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है। तो इसे फटाफट से लिख लें 1 मिनट के अंदर अंदर, फिर हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। ध्यान से एक एक बात को जोर जोर से बोलते हुए मेरे साथ जरूर लिखते रहें। आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि क्लास यूट्यूब पर चल रही है तो आप लोगों को पता या कुछ चीजें देखी नहीं जा रही। अपनी ईमानदारी से हर एक चीज को जोर जोर से बोलते हुए मेरे साथ आगे बढ़ते रहें। क्लियर है इतना? चलिए अब देखते हैं थोड़ी बातें हम लोग हार्मोनिक और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के लिए भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे यूपीपीसीएल के एग्जाम में हार्मोनिक ऑसिलेटर और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें अब मैं लेकर चलता हूं। तो इनको ऐसा करता हूं स्टूडेंट, मैं दोनों में डिफरेंस दिखा देता हूं आपको, उससे दो चीजें हो जाएंगी, हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा और साथ के साथ हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों की जानकारी भी मिल जाएगी, हार्मोनिक और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है। तो कैसे लेकर चल रहा हूं, सबसे पहला एक कॉलम बनाइएगा जिसमें हम लोग सीरियल नंबर डाल देंगे, ठीक है। फिर बात आ जाएगी आपके दूसरे कॉलम में, अगर मैं देखता हूं तो ये आ जाएगा आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक, और दूसरी साइड आ जाएगा आपका रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। यही अगर मैं बात करता हूं तो इसे मैं यहाँ सब जो आपका मेन हेडिंग रहेगा उसे अलग से लेकर चल लेता हूँ, ठीक है। मेरे साथ साथ ही बनाते रहें आप लोग इसी तरह से कॉलम, बहुत बड़ा नहीं बनाना है, छोटा सा ही एरिया हमें चाहिए। देखिएगा अब मैंने यहाँ क्या कहा स्टूडेंट आपका, ये आ गया आपका सीरियल नंबर श्रृंखला जिसे हम लिखते हैं, ठीक है। फिर अब एक तरफ हार्मोनिक लिख लीजिए और एक तरफ आप लोग रिलैक्सेशन लिख लीजिए। तो यहाँ मैंने लिखा स्टूडेंट आप लोगों का हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो दिस इज हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। सबसे पहले बात आ गई आपकी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। तो पहला बन गया स्टूडेंट आप लोगों का हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। फिर बात आती है आपकी, यहीं से अगर मैं देखता हूं तो ये हो जाएगा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है। ये हो जाएगा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया और दूसरा हो गया आपका रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है। अब 1 बाय 1 एक एक करके इनको हम लोग देखते हैं कि क्या हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है और क्या एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। इतना यहाँ अगर मैं बात करूँ कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, ऊर्जा जो ट्रांसफर होती है वो कहाँ से कहाँ को होती है आपकी, कि जितने भी उस ऑसिलेटर में एक्टिव एलिमेंट लगे होंगे, और एक्टिव कौन रहता है इसमें, ट्रांजिस्टर रहता है, तो ऊर्जा आपके एक्टिव एलिमेंट से पैसिव की तरफ जाती है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा आपका कि इनमें ऊर्जा या इनमें एनर्जी आपके एक्टिव कंपोनेंट से पैसिव कंपोनेंट की तरफ जाती है या प्रवाहित होती है। जबकि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ट्रांसफर नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है, यहां क्या होती है आपकी एक्सचेंज होती है, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज होती है किसके बीच में, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है। इतना तो यहां देखिएगा स्टूडेंट, यहां सबसे पहले बात को मैं जो बात आपको कही उसे लिखते हैं कि इनमें ऊर्जा
ठीक है, क्या कहा आपका कि इस प्रकार के ऑसिलेटर में ऊर्जा, ठीक है, कि इनमें ऊर्जा एक्टिव कंपोनेंट से, इनमें ऊर्जा एक्टिव कंपोनेंट से, इनमें ऊर्जा एक्टिव कंपोनेंट्स से पैसिव कंपोनेंट्स की तरफ, ठीक है, इनमें ऊर्जा एक्टिव कंपोनेंट से पैसिव कंपोनेंट्स की तरफ, इनमें ऊर्जा एक्टिव कंपोनेंट से पैसिव कंपोनेंट्स की तरफ, ठीक है, इनमें ऊर्जा एक्टिव कंपोनेंट से पैसिव कंपोनेंट्स की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है, ठीक है, कि यहाँ क्या होती है, ऊर्जा प्रवाहित होती है कहाँ से, एक्टिव से पैसिव कंपोनेंट की तरफ, ठीक है, क्या कहा आपका कि यहाँ एनर्जी आप लोगों की क्या होती है, ट्रांसफर होती है कहाँ से कहाँ को, आपकी एक्टिव से पैसिव कंपोनेंट की तरफ को। जबकि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की बात मैं करता हूँ तो यहाँ देखिएगा कि इनमें ऊर्जा, ठीक है, इनमें ऊर्जा एक्टिव व पैसिव, इनमें ऊर्जा एक्टिव व पैसिव कंपोनेंट्स के बीच में, इनमें ऊर्जा एक्टिव व पैसिव कंपोनेंट्स के बीच में, कंपोनेंट्स के बीच में, एक्टिव व पैसिव कंपोनेंट्स के बीच में एक्सचेंज होती है, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर नहीं, फ्लो नहीं, यहाँ पर क्या होती है आपकी एक्सचेंज होती है, ठीक है, कि यहाँ एनर्जी क्या कही, यहाँ ऊर्जा क्या कही, कि यहाँ ऊर्जा आपकी कैसे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के बीच में क्या होती है, आपकी एक्सचेंज होती है, ठीक है, कहने का मतलब जो एनर्जी आपके एक्टिव कंपोनेंट की होगी वो आ जाएगी पैसिव पर, जो पैसिव की एनर्जी होगी वो आ जाएगी आपके एक्टिव पर, ठीक है, इतना यहाँ एक्सचेंज होता है। वहाँ हार्मोनिक में क्या होता है, आपका ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है, इतना। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, अब पहले केस को अगर मैं लेकर चलता हूँ हार्मोनिक को, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो फ्रीक्वेंसी की गणना होती है स्टूडेंट आपकी, वो किसके आधार पर होती है, आपकी फीडबैक के आधार पर होती है। जबकि रिलैक्सेशन में फ्रीक्वेंसी की जो गणना, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम के आधार पर होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसमें या इनमें, एक मिनट, हाँ, क्या कहा आपका, इस ऑसिलेटर में, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, क्या कहा, इस ऑसिलेटर में, ठीक है, कि इस प्रकार के ऑसिलेटर की अगर मैं बात करूं कि इस ऑसिलेटर में, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी की गणना होती है, ठीक है, इस ऑसिलेटर में आवृत्ति जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो इस ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी की गणना, ठीक है, देखिएगा इस ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी की गणना, ठीक है, कि जो कैलकुलेशन होती है फ्रीक्वेंसी की गणना किसके आधार पर होती है, आपकी फीडबैक के आधार पर होती है। इसमें फ्रीक्वेंसी की गणना फीडबैक के आधार पर, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी की गणना फीडबैक के आधार पर होती है, ठीक है, फीडबैक के आधार पर होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके बेसिस पर करेंगे, फीडबैक के बेसिस पर करते हैं। वहीं अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करता हूं तो यहाँ पर जो फीडबैक की फ्रीक्वेंसी की गणना होती है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम के बेसिस पर, ठीक है। तो क्या कहा आपका, इस ऑसिलेटर में, ठीक है, ये ध्यान से देखें, इस ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी की गणना या आवृत्ति की कैलकुलेशन आप कह सकते हैं। इस ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी की गणना, ठीक है, कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी की गणना चार्जिंग व डिस्चार्जिंग टाइम, ठीक है, चार्जिंग व डिस्चार्जिंग टाइम। चार्ज और डिस्चार्ज कौन होता है, पैसिव कंपोनेंट जैसे कैपेसिटर। चार्जिंग व डिस्चार्जिंग टाइम के आधार पर, ठीक है, किसके बेसिस पर होता है, चार्जिंग व डिस्चार्जिंग टाइम के आधार पर होता है,
ठीक है, डिस्चार्जिंग टाइम के आधार पर होता है। ठीक है, डिस्चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम के आधार पर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपका साथ के साथ लिखते ज़रूर रहें। ठीक है, और सभी स्टूडेंट जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें भाई। ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स को भी शेयर ज़रूर करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का रिमेनिंग पार्ट था वो लेक्चर आपके बीच में अपलोड हो चुके हैं। तो क्या कहा स्टूडेंट आपका, अगली बात जो निकल कर आई कि इस प्रकार के ऑसिलेटर में अगर मैं हार्मोनिक की बात कर रहा हूं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होती है फीडबैक के बेसिस पर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तो वहां आवृत्ति की जो गणना होगी वो किसके आधार पर होगी, आपके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम के आधार पर होती है। ठीक है, इतना। अब बात आती है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर किस प्रकार के सिग्नल को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये जनरेट करता है स्टूडेंट आप लोगों का यह ऑसिलेटर। ठीक है, क्या कहा आपको, यह है ऑसिलेटर, कि ये जो ऑसिलेटर होता है स्टूडेंट आपका, ठीक है, तो क्या कहा, यह ऑसिलेटर लो फ्रीक्वेंसी के साइन वेव को जनरेट करता है, या आप कह सकते हैं कि यह ऑसिलेटर निम्न आवृत्ति के, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं निम्न आवृत्ति या लो फ्रीक्वेंसी के साइन वेव को, या साइनी, इसको ऐसे लेकर चलते हैं साइनोसॉइडल। ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का कि ये क्या करता है, आपका निम्न आवृत्ति के लो फ्रीक्वेंसी के साइनसॉइडल सिग्नल को जनरेट करता है। लो फ्रीक्वेंसी के साइनसॉइडल सिग्नल को जनरेट करता है। ठीक है, जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का कि ये जो ऑसिलेटर होता है वो लो फ्रीक्वेंसी के साइनसॉइडल सिग्नल को, ठीक है, साइन वेव, वो भी कैसे, आपकी निम्न आवृत्ति की लो फ्रीक्वेंसी की, उसे जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, वहीं दूसरी बात अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को, तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर क्या करता है, नॉन साइन वेव को जनरेट करने का काम करता है। तो इस बात को लिख लेते हैं, क्या कहा आपका, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ठीक है, यहाँ से देखें, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, ठीक है, क्या कहा आपका, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ठीक है, अगली बात आई आपकी, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर किस प्रकार के, नॉन साइनसॉइडल सिग्नल को, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर नॉन साइनसॉइडल, मतलब जो साइन वेव नहीं है, नॉन साइनसॉइडल, ठीक है, नॉन साइनसॉइडल सिग्नल को जनरेट करता है, नॉन साइनसॉइडल सिग्नल को जनरेट करता है। ठीक है, तो एक कहने का मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड कहूँ तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है वो साइन वेव को जनरेट करता है, और वहीं अगर मैं बात करता हूँ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तो वो नॉन साइन वेव को जनरेट करता है। कहने का मतलब आपका कि यहाँ आप लोग चाहें तो बनाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ कैसे जनरेट होगा स्टूडेंट आपका, अगर मैं लेकर भी चलूँ, अगर मैं लिखूँ भी तो कुछ इस प्रकार से अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ ऐसा सिग्नल, ये सिग्नल साइनसॉइडल सिग्नल है। ठीक है, तो ऐसा सिग्नल जनरेट होता है, जबकि अगर मैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की बात करूँ
ठीक है। तो यहाँ कैसे सिग्नल होते हैं स्टूडेंट आपके, चाहे तो आप लोग एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। भाई ये क्या आपकी साइन वेव है, ठीक है, ये क्या आपका साइन वेव है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि यहाँ आपके नॉन साइनसॉइडल सिग्नल, लिख लीजिए एक और लाइन जैसे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि जैसे आपका क्या हो गया, स्क्वायर वेव हो गया, अरे हो गया, ये साइन वेव नहीं होती है। ऐसे ही आपकी क्या हो गई, रेक्टेंगुलर वेव हो गई, आयताकार जो सिग्नल होता है रेक्टेंगुलर वेव हो गई, ठीक है। या इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जैसे आपका त्रिभुजाकार सिग्नल ट्रायंगुलर सिग्नल हो गया, ठीक है, ट्रायंगुलर सिग्नल हो गया। तो ये सारे सिग्नल कैसे आपके नॉन साइनसॉइडल सिग्नल हैं, ठीक है। ये कैसे सिग्नल आपके नॉन साइनसॉइडल सिग्नल है। इसको अगर मैं यहाँ पर देखता भी हूँ तो जैसे आपका भाई स्क्वायर वेव की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, ये इस तरह से स्क्वायर वेव। रेक्टेंगुलर की बात करता तो थोड़ा सा आपका बड़ा होता। यहाँ से अगर मैं ट्रायंगुलर को लेकर चल रहा हूँ तो ये इस तरह से ट्रायंगुलर सिग्नल, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन वेव, ठीक है, और वो हो गया आपका नॉन साइनसॉइडल सिग्नल या नॉन साइन वेव, ठीक है। तो ये तीन आपके डिफरेंस भी हो गए इन दोनों के बीच में और इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स भी हो गए। तो ये आप लोग फटाफट से लिख लें 1 मिनट में, ठीक है। सभी लोग इसे फटाफट से नोट डाउन कर लें। लिख लिया इतना, चलिए। तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का हार्मोनिक ऑसिलेटर और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये किसके आधार पर थे स्टूडेंट आप लोगों के, ये दोनों थे आपके सामान्य आधार पर। मुझे कुछ बेसिक सी बातें सिर्फ याद रखनी है। जैसे हार्मोनिक के बारे में मुझे पता है कि यहाँ ऊर्जा एक्टिव से पैसिव में जाएगी, यहाँ ऊर्जा एक्सचेंज हो जाएगी। फिर इस ऑसिलेटर में कहा कि फीडबैक के आधार पर हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, और यहाँ आपके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम के आधार पर देखते हैं। ये सिर्फ साइन वेव को जनरेट कर सकता है, और ये साइन वेव के अलावा बाकी सारे सिग्नल को जनरेट कर सकता है, जैसे स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव, ठीक है। ये सारे सिग्नल्स को जनरेट कर सकता है, सिर्फ साइन को जनरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का सामान्य आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। अब अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की किसकी, फ्रीक्वेंसी के आधार पर ऑसिलेटर का वर्गीकरण, ठीक है। तो अगला हेडिंग लिखिएगा स्टूडेंट आप लोग, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ठीक है, क्या कहा आपका, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के या आवृत्ति के आधार पर, ठीक है। तो क्या कहा आपका, फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति के आधार पर ऑसिलेटर्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति के आधार पर ऑसिलेटर्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के आधार पर हम लोग बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर ऑसिलेटर। तो जैसे हमने सामान्य आधार पर देखे थे तो हमारे 2 प्रकार के निकले थे, कौन कौन से, हार्मोनिक और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। वहीं अगर मैं बात करता हूं अब फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अगर मैं सबसे पहली बात बेसिक से बात करता हूं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर भी जो ऑसिलेटर निकल कर आते हैं स्टूडेंट आपके, वो भी 2 प्रकार के आते हैं। ऐसे करते हैं, इसे एज अ ग्राफ करके बना देते हैं, आपको याद रखने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर मैंने आपसे सबसे पहले बात कही कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर ऑसिलेटर आपके कितने प्रकार के कहे, मैंने कहे कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर ऑसिलेटर आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के कहे, 2 प्रकार के ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के आधार पर होते हैं। अब आपके दिमाग में बात आती है कि सर वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस तरह से ये पहला प्रकार लिखता हूँ और यहाँ से इस तरह से ये दूसरा प्रकार लिखता हूँ। तो पहला मैंने क्या कहा स्टूडेंट आपका,
पहला होता है आपका फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी दो हो सकती है, या तो हाई होगी या फिर आपकी लो होगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के आधार पर मैं ऑसिलेटर्स को दो भागों में बांट सकता हूँ। एक आ जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का उच्च आवृत्ति के ऑसिलेटर या हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा यहाँ से कि पहला जो आएगा वो आएगा आपका उच्च आवृत्ति ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा आपका उच्च आवृत्ति ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नाम हमने लिखा उच्च आवृत्ति ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, या उच्च से ना स्टार्ट करके आप लोग चाहें तो निम्न से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले निम्न लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि आपने यहाँ ये कहा कि सर पहले हम लो से स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है, यहाँ अगर आप लो से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से कि मैंने क्या कहा कि भाई लो अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब निम्न आवृत्ति ऑसिलेटर, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसी बात को लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को ही स्टूडेंट आपका, ठीक है, और क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी कहते हैं, क्योंकि ऑडियो फ्रीक्वेंसी ही लो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ऑडियो मतलब ऑडिएबल, ऑडिएबल मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, जितनी स्पीड में हम सिग्नल को सुन सकते हैं, तो हमने क्या कहा ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ से अगर मैं देखूँ भी तो ये आ गया ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ऐसे ही उच्च आवृत्ति के ऑसिलेटर को क्या कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, और रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी यही होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, तो ऑसिलेटर को फ्रीक्वेंसी के आधार पर दो भागों में बांटा, एक उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी और दूसरा निम्न आवृत्ति जिसे लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जो क्या होता है आपका लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स होते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये आपकी क्या आ गए ऑसिलेटर्स के दो भाग निकल कर आ गए, या आप कह सकते हैं कि दो प्रकार के जो ऑसिलेटर होते हैं वो आपके निकल कर आ गए। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, अब मैं एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट सी बात इनके साथ साथ लिख देता हूँ। वो इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट आपकी कि जो निम्न आवृत्ति के ऑसिलेटर होते हैं, ऐसे ही इसके साथ छोटा सा यहीं पर लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ ये जो बनते हैं आपके, ठीक है, ये इनके लिए जो फीडबैक सर्किट होता है वो किससे बना हुआ होता है आपका रेजिस्टर और कैपेसिटर से। चलिए काम करता हूँ, इसको बाद में ही लिख लेता हूँ, पहले मैं अपनी बात को आगे प्रोसीड कर लेता हूँ कि निम्न आवृत्ति के ऑसिलेटर्स की मैं बात करूँ तो दो निम्न आवृत्ति के ऑसिलेटर होते हैं। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर आपके दो प्रकार के होते हैं, आप कह सकते हैं कि दो आपके निम्न आवृत्ति के ऑसिलेटर होते हैं। ऐसे ही जब बात आती है आपके हाई फ्रीक्वेंसी की, उच्च आवृत्ति की, रेडियो फ्रीक्वेंसी की, तो इनके भी टाइप्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि निम्न आवृत्ति की बात आई तो सबसे पहला जो ऑसिलेटर आता है वो होता है आपका फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ठीक है, कौन सा ऑसिलेटर होता है आपका फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आपने लिखा कि सबसे पहला जो आता है आपका दैट इज फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ठीक है, कि ऐसा ऑसिलेटर जिसमें फेज शिफ्ट होगा, तो क्या कहा स्टूडेंट आपका फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ठीक है, या फिर इसी को क्या कहते हैं आरसी फेज शिफ्ट, बात आगे बताएंगे क्यों। तो यहाँ है आपका फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, और दूसरा होता है स्टूडेंट आप लोगों का वेन ब्रिज ऑसिलेटर, जो आपने मेजरमेंट में भी वेन ब्रिज पढ़ा होगा। ठीक है, वही वेन ब्रिज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है, तो दूसरा जो ऑसिलेटर निकल कर आता है वो होता आपका वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है, इतना। फिर इसी तरह से उच्च आवृत्ति या हाई फ्रीक्वेंसी या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ आपके ऑसिलेटर्स को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है,
हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता आपका हार्टले ऑसिलेटर का। ठीक है, सबसे पहला आता आपका हार्टले ऑसिलेटर। फिर दूसरा जो नाम आता है स्टूडेंट आप लोगों का वो आता आपका कॉलपिट्स। ठीक है, क्या कहा आपको? कॉलपिट्स ऑसिलेटर। तो दूसरा जो नाम आता है वो है आपका कॉलपिट्स ऑसिलेटर। पहला आपका हार्टले ऑसिलेटर, दूसरी बात आपकी निकल कर आई कॉलपिट्स ऑसिलेटर की। फिर इसी तरह से अगर मैं तीसरे भाग की बात करता हूं तो ये होता है स्टूडेंट आपका क्लैप ऑसिलेटर। ठीक है, तीसरा जो आता आपका वो होता आपका क्लैप ऑसिलेटर। ठीक है, और चौथा और सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो ऑसिलेटर है स्टूडेंट आप लोगों का वो होता आपका, और सबसे स्टेबल आउटपुट भी इसी ऑसिलेटर का आता है। ठीक है, वो होता है स्टूडेंट आप लोगों का क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, अगला जो आता आपका दैट इज क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो यहां से कहने का मतलब क्या है, इस बात को आप लोग ध्यान से देखें भी। ठीक है, मैंने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को कि अगर हम लेकर भी चलते हैं तो सबसे पहला आपका हार्टले ऑसिलेटर। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि यह आपका हार्टले ऑसिलेटर। फिर बात आई आपकी कॉलपिट्स ऑसिलेटर। ठीक है, फिर बात आई आपकी क्लैप ऑसिलेटर, जो तीसरा होता आपका क्लैप ऑसिलेटर। और चौथे यहीं से अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आपका तो ये होता आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट आप लोगों का ऑसिलेटर का मुख्य रूप से वर्गीकरण है। ऑसिलेटर को कुछ इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली बात याद रखनी है, ठीक है, वो याद रखनी है स्टूडेंट, मतलब जो आप लोगों को मेनली बात याद रखनी है कि ऑसिलेटर दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? फ्रीक्वेंसी के आधार पर ऑसिलेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। और ये दो भाग कौन कौन से आपके? लो फ्रीक्वेंसी, निम्न आवृत्ति। ठीक है, और यहीं से अगर मैं बात करता हूँ भाई, एक आपका क्या है निम्न आवृत्ति कहिए या ऑडियो फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है स्टूडेंट आपका उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, दो प्रकार के आपके ऑसिलेटर सर्किट होते हैं, जिसमें अगर मैं यहाँ बात करूँ निम्न आवृत्ति को दो तरह से बांटा, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, और दूसरी बात आती है आपकी वीन ब्रिज ऑसिलेटर की। ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, उच्च आवृत्ति की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सबसे पहला हार्टले ऑसिलेटर। फिर यहीं से अगर मैं बात करता हूँ दूसरा आता आपका कॉलपिट्स ऑसिलेटर। ठीक है, फिर तीसरी बात अगर मैं करता हूँ तो यह आता आपका क्लैप ऑसिलेटर। ठीक है, और चौथा यहीं से अगर मैं देखता हूँ तो यह आ जाता है स्टूडेंट आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ऑसिलेटर्स का वर्गीकरण है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करता हूँ तो यही वाला इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर से बहुत ज़्यादा टाइम और कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चन हमारा चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कई बार जैसे आपके TG2 के एग्जाम में दे देता है तो वो इसी सेक्शन से आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहें स्टूडेंट, और सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें भाई। ठीक है, हर एक स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट आप लोगों का फ्रीक्वेंसी के आधार पर ऑसिलेटर्स का वर्गीकरण, कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर ऑसिलेटर कैसे वर्गीकृत होते हैं। तो फटाफट से 1 मिनट का टाइम लीजिए आप लोग और इसे नोट डाउन कीजिए ज़रा।
इतना। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एक तरफ से इनको सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं निम्न आवृत्ति का ऑसिलेटर या लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा स्टूडेंट आप लोग, निम्न आवृत्ति ऑसिलेटर या ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी ही कैसे होती है आपकी, निम्न आवृत्ति या लो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की अगर मैं बात करूं या निम्न आवृत्ति के ऑसिलेटर की मैं बात करता हूं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कुछ हमने लो फ्रीक्वेंसी कहे और कुछ हमने हाई फ्रीक्वेंसी कहे। अच्छा, इससे ठीक पहले या इससे भी पहले हमने एक बात देखी थी कि ऑसिलेटर बनता कैसे है। किसी भी एम्पलीफायर सर्किट पर अगर धनात्मक फीडबैक लगा दिया जाए, सिंपल सा काम हमें करना है, पॉजिटिव फीडबैक लगाना है। तो वो पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए ऐसा नहीं है कि तार उठाई और आउटपुट को इनपुट पर जोड़ दिया, डायरेक्टली शॉर्ट हो जाएगा। हम लोग कुछ एलिमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप अब सबसे पहले ऑडियो और लो फ्रीक्वेंसी में लिखिएगा इन ऑसिलेटर्स में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से लिखें, इन ऑसिलेटर्स में। ठीक है, क्या कहा आपको कि इन ऑसिलेटर्स में, कि इन ऑसिलेटर्स में क्या होता है, इन ऑसिलेटर्स में। ठीक है, फीडबैक सर्किट बनाने के लिए या फीडबैक पर, ठीक है, या फीडबैक सर्किट लिख लेते हैं कि इन ऑसिलेटर में फीडबैक सर्किट, ठीक है, किससे बना होता आपका, रेजिस्टेंस व कैपेसिटेंस से। ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, कैपिटल आर व कैपेसिटेंस जिसे संधारित्र हम कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध व संधारित्र कैपेसिटेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस व कैपेसिटेंस या संधारित्र सी को जोड़कर बनाया जाता है, को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप लोग ध्यान भी रखें, को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, कि यहाँ पर जो फीडबैक बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा स्टूडेंट आपका, वो हमेशा याद रखें कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं लेकर चल रहा हूँ आपके लो फ्रीक्वेंसी या ऑडियो फ्रीक्वेंसी को, तो इस केस में जो ऑसिलेटर पर जो फीडबैक वो एम्पलीफायर पर जो फीडबैक लगाया जाता है ऑसिलेटर को बनाने के लिए, वो क्या लगाया जाता है आपका, रेजिस्टर और कैपेसिटर को जोड़कर बनाया गया एक सर्किट होता है। अच्छा, एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कंपैरिजन करने को भी आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, मैं यहीं पर रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें आसानी से और यहीं पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे हमने ऑडियो को देखा वैसे ही रेडियो की बात भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, इस तरह से मैंने यहीं पर रेडियो भी लिख दिया। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में भी याद रखिएगा कि यहाँ पर, ठीक है, जब आप फीडबैक बनाएंगे तो इंडक्टर तो क्या कहते हैं, रेजिस्टर की जगह पर क्या लगाते हैं हम लोग, इंडक्टर को लगाते हैं, और क्या लगाते हैं, कैपेसिटर को लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अगर आप देखेंगे भी, ठीक है, कि फीडबैक सर्किट इंडक्टर कुंडली जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इंडक्टर, और रिप्रेजेंट करते हैं इसे एल से, इंडक्टर एल व कैपेसिटर सी को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं स्टूडेंट आपको, जो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ देता है। ठीक है, और आप लोगों को याद रखनी ज़रूरी भी है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया जिसे आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लें। हमने क्या कहा, वैसे तो हम ऑडियो को ही स्टार्ट कर रहे थे, पर यहीं पर मैंने दोनों को लिख कर दिखा दिया आपको। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये हो गया ऑडियो, ये होगा रेडियो, कि इस ऑसिलेटर में जो फीडबैक सर्किट पर एलिमेंट लगते हैं वो रेजिस्टर और कैपेसिटर लगते हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं रेडियो फ्रीक्वेंसी की, तो वहां पर आपके फीडबैक पर जो एलिमेंट लगते हैं वो इंडक्टर और कैपेसिटर लगते हैं। ठीक है, फटाफट से लिख लें आप लोग।
सही है इतना? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, अब एक एक करके ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स को, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करने आप जो जा रहा हूँ वो है स्टूडेंट आप लोगों का फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक है। क्या का स्टूडेंट आपका, इस तरह से अगर मैं लिखता भी हूँ तो ये कुछ स्पेलिंग इसकी इंग्लिश में होती है भाई, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक है। क्या कहा आपका, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हम लिख भी सकते हैं कि दैट इज फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को आईटीआई के एग्जाम में, TG2 के एग्जाम में यहाँ से देता है वो है स्टूडेंट आप लोगों का ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो आपको मेरे साथ साथ सर्किट डायग्राम को बनाना भी है और समझना भी है, ठीक है। तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट की जब हम बात करते हैं तो मैं कुछ पुरानी बातें आपकी रिवाइज करूंगा, ठीक है। जब हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा था तो हमने बात कही थी कि सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, आपने कहा सर NPN ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता था, क्योंकि N मतलब इलेक्ट्रॉन से चलने वाला है और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने क्या कहा था कि हम N वाली डिवाइस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए फिर दूसरी बात हमने कही थी कि जब हमने कहा कि बाइसिंग सर्किट, हमने कहे थे 4 प्रकार की बाइसिंग बताई थी, इन चारों बाइसिंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है कि सर वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का होता है। तो NPN ट्रांजिस्टर और वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। तीसरी बात, जब ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन पड़ी थी तो तब एक क्वेश्चन निकल कर आया था कि सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होती है वो होती है आपकी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कारण क्या आपका कि इस कॉन्फ़िगरेशन में पावर गेन का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए कॉमन एमीटर को सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो अब इन तीनों बातों को लेते हुए मैंने क्या कहा, कॉमन एमीटर, NPN और वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। तो फटाफट से ज़रा सर्किट को बना लीजिए। ये हमने क्या कहा, ये ऊपर सप्लाई होता है, यहाँ आपका एक रेजिस्टर लग गया, ठीक है, ये आपका ट्रांजिस्टर लग गया और ये एक और रेजिस्टर हमने यहाँ माउंट कर दिया। फिर ऐसे ही हमने क्या कहा कि ये एक रेजिस्टर लग गया, ठीक है, और इसी तरह से ये बाइसिंग को स्टेबल करने के लिए एक और रेजिस्टर इस तरह से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कहा, ये ट्रांजिस्टर NPN, ठीक है। आउटपुट हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, जहाँ एरो होता है वो एमीटर होता है, तो आउटपुट हम कलेक्टर से ले लेते हैं, तो इसका मतलब एक कॉमन एमीटर बन जाएगा फिर आपका, ठीक है। यहाँ हमने क्या कहा कि भाई अभी तो ये क्या आपका ट्रांजिस्टर सर्किट है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या कहा स्टूडेंट आपका कि ये कुछ इस तरह से हमने कैपेसिटर लगा दिया, एक आउटपुट पर, वो इनपुट पर, और एक लगा दिया हमने यहाँ आउटपुट पर, ठीक है। अब इसी के बाद हमने क्या कहा कि ये आपका अभी तक जो हम लोग जिस सर्किट को देख रहे हैं ये इस तरह से हमारा देखा हुआ सर्किट है जो आपने वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग के केस में देखा था, ठीक है। इतना कहाँ पर देखा था ये सर्किट हम लोगों ने, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग के केस में, ट्रांजिस्टर सर्किट में इसे हम लोग देख चुके जब हमने 3 टाइप की बाइसिंग को पढ़ा था, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या कहा कि ये ऊपर क्या हमारी सप्लाई वोल्टेज VCC है, ये टर्मिनल कौन सा होता था कि सर कलेक्टर होता था, तो इसके रिस्पेक्टिवली रेजिस्टर, कलेक्टर रेजिस्टर और कैपेसिटर आपका कपलिंग कैपेसिटर। ये रेजिस्टर आपका किस टर्मिनल पर, आपका ये जो टर्मिनल होता है जहाँ तीर का निशान होता है ये एमीटर होता है, तो ये आ गया आपका एमीटर रेजिस्टर RE, ठीक है। ये जो टर्मिनल होता है ये होता हमारा बेस टर्मिनल, तो आपका जो कैपेसिटर आ गया वो आ गया आपका बेस कपलिंग कैपेसिटर। और ये रेजिस्टर R1 और R2 बाइसिंग को स्टेबल करने के लिए लगाए गए 2 कैपेसिटर होते हैं। तो ये तो क्या बना स्टूडेंट आपका ट्रांजिस्टर सर्किट बना, ठीक है। यहाँ से इनपुट जा रहा होता था और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ इस तरह से आउटपुट निकल कर आता था, ठीक है। अब इस एम्पलीफायर को अगर मुझे ऑसिलेटर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो आउटपुट है, ठीक है, वो कनेक्ट करना पड़ेगा कहाँ, अपना इनपुट पर। और कैसे कनेक्ट होता है स्टूडेंट आपका, यहाँ फेज शिफ्ट की बात हुई, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब रेजिस्टर और कैपेसिटर से बनना है, तो रेजिस्टर और कैपेसिटर से बनेगा तो एक ब्रांच आपकी ये इस तरह से, वो आउटपुट आ रहा है, ये इनपुट आ गया, तो कैसे कनेक्ट होता है, यहाँ से मैंने क्या कहा कि एक पहला कैपेसिटर, ठीक है, फिर हमने क्या कहा ये दूसरा कैपेसिटर, और फिर हमने क्या कहा ये तीसरा कैपेसिटर। तो 3 कैपेसिटर लगे होते हैं,
ठीक है। और इन तीनों कैपेसिटर के साथ साथ एक एक रेजिस्टर भी लगे हुए होते हैं। तो ये एक रेजिस्टर लग गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ मैं बात करता हूँ तो दूसरे कैपेसिटर के सापेक्ष एक और रेजिस्टर लग गया आपका, और ऐसे ही तीसरे कैपेसिटर के रिस्पेक्टिवली अगर मैं कहूँ तो ये आपका तीसरा रेजिस्टर लग गया, ठीक है इतना। और इन रेजिस्टर्स के मान की अगर मैं बात करूं तो जितना वैल्यू इस रेजिस्टर का होगा R, हमने स्टैंडर्ड लिया, उतना ही ये भी होगा R और उतना ही ये भी होगा R। जितना इस कैपेसिटर का मान होगा C, उतना ही ये भी होगा C और उतना ही ये भी होगा C। मतलब तीनों रेजिस्टर और तीनों कैपेसिटर का मान कैसा होगा, हमेशा एक समान होगा, बराबर होगा, ठीक है। स्पेसिफिक बात, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 3 स्टेजेस लगेंगी। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट आपका, कि यहां से अगर आप देखते भी हैं, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि R और C के कॉम्बिनेशन की ये पहली स्टेज है, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो ये R और C का दूसरा स्टेज है, और ऐसे अगर मैं बात करता हूं तो ये R और C का तीसरा स्टेज है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या आपका, कि R और C की रेजिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की 3 स्टेजेस लगती हैं। ये पहली स्टेज, ठीक है। फिर यहीं अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ गई आपकी सेकंड स्टेज, ठीक है। और यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो ये आ गई स्टूडेंट आप लोगों की थर्ड स्टेज या तीसरी स्टेज, ठीक है। तो इसे ज़रा ध्यान से आप लोग देख भी लें, ठीक है। यहाँ से एक काम करता हूँ, एक मिनट, ये रेजिस्टेंस R को यहाँ से यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही ये R को पहले इसे यहाँ रख देता हूँ और फिर इस रेजिस्टेंस R को यहाँ अंदर रख देता हूँ, ठीक है। दिखेगा क्लियर फिर आपको। तो ये हमने क्या कहा था, ये R और C, ये रेजिस्टर और कैपेसिटर का ग्रुप, ये बीच वाले रेजिस्टर और कैपेसिटर का ग्रुप, ठीक है, ये इस तरह से बना था, ठीक है, ये रेजिस्टर और कैपेसिटर का ग्रुप। तो 3 आपके क्या बन रहे हैं स्टूडेंट, आपके 3 युग्म, या आप कह सकते हैं कि 3 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा इस सर्किट के बारे में, ये तो क्या बन गया, इसका सर्किट बन गया कि ऐसे RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आप लोगों का दिखता है, कि दिखने में कुछ सर्किट इस प्रकार का होता है, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसे थोड़ा सा और वाइड भी कर सकते हैं अगर क्लियर विजुअल ना हो रहा हो तो। इस तरह से अब आप इसे देख सकते हैं कि 3 क्या लगी हुई है स्टूडेंट मेरे, रेजिस्टर और कैपेसिटर की 3 स्टेजेस लगी हुई हैं, एक स्टेज, 2 स्टेज और आपकी तीसरी स्टेज, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब लिखते हैं अपने क्वेश्चंस को कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में इसके लिए या यहाँ से हमें पूछता है, ठीक है। तो जनरल क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ, जनरल क्वेश्चंस को हम लोग अब देखते हैं। सबसे पहले बात कि जो हम लोग ऑलरेडी कॉमन पॉइंट लिख चुके हैं कि फीडबैक पर कौन लगता है आपका, या फीडबैक किससे मिलकर बनता है आपका, रेजिस्टर और कैपेसिटर से, ठीक है इतना। यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ तो ये जो ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, एम्पलीफायर जो यूज हुआ है, वो हो सकता है कि आप बीजेटी यूज करें, आप FET भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम्प का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात आप देख रहे हैं कि फीडबैक पर R और C के 3 जोड़े लगे हुए हैं, 3 पेयर्स लगे हुए हैं। तो देखिएगा यहाँ मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि फीडबैक, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि ये बात मैं लिखा चुका हूँ। फीडबैक R व C से बनता है, रेजिस्टर व कैपेसिटर से बनता है, ठीक है। तो ठीक है कि फीडबैक जो होता है आपका वो किससे बनता है, आपका रेजिस्टर और कैपेसिटर से बनता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कही कि इस ऑसिलेटर में कि ये जो ऑसिलेटर होता है, ठीक है, उसकी बात चल रही है कि इस ऑसिलेटर में, ठीक है, इस प्रकार के ऑसिलेटर में क्या होता है आपका, इस ऑसिलेटर में एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफायर के रूप में, ठीक है, इस ऑसिलेटर में एम्पलीफायर के रूप में, ठीक है, किस किस का प्रयोग किया जाता है इस ऑसिलेटर में, एम्पलीफायर के रूप में बीजेटी, ठीक है, बीजेटी, हाँ, FET,
चलिए क्या कहा आपका कि इस ऑसिलेटर में एम्पलीफायर के रूप में बीजेटी, एफईटी या ओपैम्प ठीक है, इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, किसी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जहां मैंने बीजेटी लगाया वहां ओपैम्प भी लगा सकता हूं मैं। ठीक है, प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट आपका, यहां से अगर मैं देखता भी हूं, यहां से अगर मैं लेकर भी चलता हूं, तो हमने क्या कहा, फीडबैक सर्किट सबसे पहले हमने बात कही कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस से बनता है, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या कही कि इसमें जो हम लोग एम्पलीफायर का यूज करते हैं वो आपका बीजेटी भी हो सकता है, वो एफईटी भी हो सकता है और ओपैम्प भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तीसरी बात अब यहां से आती है स्टूडेंट आपकी कि फीडबैक पर, ठीक है, क्या कहा आपका, यहां से अगर हम लेकर चलते हैं फीडबैक पर, ठीक है, इसी ऑसिलेटर की बात कर रहा हूं मैं, फीडबैक पर 3, ठीक है, फीडबैक पर 3 रेजिस्टर व कैपेसिटर आर व सी के जोड़े लगे होते हैं। जोड़े मतलब कपल जिसे हम कहते हैं, जोड़े लगे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर भी कहते हैं। नहीं, आरसी कपल्ड तो नहीं, ठीक है, क्या कहा आपका, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो फीडबैक पर 3 आर व सी के जोड़े लगे होते हैं। ठीक है, जोड़े कहने का मतलब कि जितने कैपेसिटर हैं उतने ही रेजिस्टर भी हैं। ठीक है, तो बराबर हैं, तो इसलिए हमने क्या कहा, जोड़े कहा, और कितने आपके 3 हैं। ठीक है, अब इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब देखिएगा स्टूडेंट आप लोग, इसी बात में अब और डिटेल में अगर हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें या यहीं से अगर मैं कहूँ, इसी बात को मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, इसी पॉइंट को लेकर चलता हूँ, इनमें हर एक जोड़े, ठीक है, हर एक जोड़ा, ठीक है, इनमें हर एक जोड़ा, सिर्फ फीडबैक की बात कर रहा हूँ अभी, इनमें हर एक जोड़ा 60 डिग्री का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एक जो आरसी का आपका जोड़ा है, हर एक जोड़ा 60 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। ठीक है, कि हर एक जोड़ा क्या करता है स्टूडेंट आपका, यहां से अगर मैं बात भी करूं कि 60 डिग्री का क्या देता है, फेज शिफ्ट देता है। इसका मतलब कलांतर कितना होता है आपका, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप अगर मैं कहूं कि इसका मतलब क्या है, कि यहीं से अगर मैं कहूं कि अर्थात, ठीक है, अर्थात इस ऑसिलेटर में अगर मैं नॉर्मल कहूं, अर्थात इस ऑसिलेटर में, ठीक है, क्या कहा कि अर्थात इस ऑसिलेटर में फीडबैक से, अर्थात इस ऑसिलेटर में फीडबैक से, इस ऑसिलेटर में फीडबैक से टोटल, ठीक है, इस ऑसिलेटर में फीडबैक से टोटल, भाई यहाँ एक बात देखो ना आप लोग, जरा मेरी बात को गौर करिएगा, गौर से सुनिएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि ये हमारी क्या थी, यहाँ से आप लेकर चले, आपने कहा कि सर हमने कहा था कि 3 आपके क्या होते हैं, आरसी स्टेजेस होती हैं। तो हमने कहा कि ठीक तो कह रहे हैं कि ये पहली स्टेज है। ठीक है, फिर ये जो मैंने रेड पेन से डॉटेड करके दिखाई है, आपने कहा कि सर ये हमारी सेकंड स्टेज है। ठीक है, और अगर मैं बात कहूँ तो ये क्या आपकी तीसरी स्टेज है, ये तीसरा जोड़ा है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आ गया आपका थर्ड। क्लियर है इतना। अब दूसरी बात को देखें, इसी से जोड़ते हुए मैंने आपसे क्या कहा कि फर्स्ट स्टेज कितने डिग्री का फेज शिफ्ट दे रही है, आपने कहा सर 60 डिग्री का, और मैंने फिर आपसे कहा कि तीनों 60-60 का ही तो दे रहे हैं। तो हमने यहां से कहा कि सेकंड भी कितने डिग्री का दे रहा है, 60 डिग्री का, थर्ड भी कितने डिग्री का दे रहा है, 60 डिग्री का। तो अगर मैं अब ये कहूं कि तीनों के तीनों मिलकर कितने का फेज शिफ्ट दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर 60 पहले ने दिया, 60 दूसरे ने दिया, 60 तीसरे ने दिया, तो टोटल कितना बन रहा है आपका, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट बन रहा है। तो इसका मतलब अर्थात इस ऑसिलेटर से ऑसिलेटर में फीडबैक से टोटल 180 डिग्री का, ठीक है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है। ठीक है, टोटल कितना फेज शिफ्ट मिल रहा है आपका,
180 डिग्री का टोटल फेज शिफ्ट मिलता है। ठीक है इतना। तो यहाँ से क्या कहा आपका कि टोटल 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से लेकर चल भी सकते हैं कि 1 से 60 डिग्री था तो इसका मतलब 2 से 120 और 60 एक और से आएगा तो टोटल हो जाएगा आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ठीक है, याद रखें कि हम लोग फीडबैक हमेशा कैसे जोड़ते हैं, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि ये जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा ये कैसा होगा आपका, धनात्मक होगा। ठीक है, ये कैसा होगा स्टूडेंट आपका, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फीडबैक हम लोग हमेशा कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। किस केस में, जब हमें ऑसिलेटर बनाना होता है। अब दूसरी बात हमें पता है कि ये कौन से एम्पलीफायर है। यहाँ आपने देखा कि सर आउटपुट कलेक्टर से है, पहली बात। दूसरी बात कि सर जो ये एमीटर है इसको आप ध्यान से देखिए, ये ग्राउंड जा रहा है। तो इसका मतलब कि आपका ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी थी, कॉमन एमीटर थी। और कॉमन एमीटर हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का ऋणात्मक नेगेटिव फेज शिफ्ट देता है। ठीक है, तो दूसरी बात याद रखें कि यहाँ ट्रांजिस्टर, ठीक है, अगर मैं बात करूं बीजेटी की, कि यहाँ बीजेटी -180 डिग्री का -180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। ठीक है, -180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। ठीक है, ये क्या करता है आपका, -180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। तो कहने का मतलब क्या स्टूडेंट आपका, अब जरा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आ गई है। कैसे आ गई है कि सर यहाँ से -180 डिग्री ये आ रहा है। ठीक है, कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ से आ रहा है, वो भी नेगेटिव। ठीक है, और दूसरी बात कि यहाँ अगर हम लोग देखते हैं ये -180 आ रहा है, और इन तीनों के हिसाब से अगर मैं लेकर चलता हूँ, यहाँ मैंने कहा कि ये तीनों कैसे दे रहे हैं, +180 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहे हैं। तो ये प्लस है, ध्यान से देखना, ये कैसे है +180 और वो कैसे है -180, +180 -180, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो अब आप कह सकते हैं कि अर्थात पूरे सर्किट से, ठीक है, मतलब आपके फीडबैक को मिलाकर, अर्थात कुल फेज शिफ्ट, ठीक है, कुल फेज शिफ्ट, ठीक है, अर्थात कुल फेज शिफ्ट कितना होता आपका, अर्थात कुल फेज शिफ्ट 0 डिग्री है। ठीक है, और यही हमारी क्या थी, दूसरी कंडीशन भी थी कि लूप गेन का एंगल जो होना चाहिए, फेज एंगल जो होना चाहिए, वो 0 डिग्री होना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही वैल्यू हमारी यहाँ पर भी निकली है कि टोटल जो फेज शिफ्ट आ रहा है वो 0 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब अब ऑसिलेशंस जनरेट हो सकते हैं। अब मेरे साथ फटाफट से एक बार फिर से देखिए कि आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे याद रखनी है। सबसे पहली बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो है आपकी कि यहाँ ये जो फीडबैक होता है वो रेजिस्टर और कैपेसिटर से बनता है। कितने जोड़े लगते हैं रेजिस्टर और कैपेसिटर के, सर 3 जोड़े लगते हैं। हर एक से कितना एंगल आता है आपका, कि हर एक से 60 डिग्री का एंगल आता है। ठीक है, तो टोटल कितना एंगल आता है कि सर 180 डिग्री का आता है। ठीक है, और -180 डिग्री का कौन दे रहा है, बीजेटी दे रहा है। तो -180 धन +180, तो पूरे सर्किट से कितना फेज शिफ्ट आया, 0 आया। ठीक है, दूसरी बात, एम्पलीफायर की जगह पर चाहो तो बीजेटी यूज करो, चाहो तो एफईटी करो, चाहे तो ओप एम्प को करो। तो जरा फटाफट से इसे लिख लीजिए 1 मिनट के अंदर अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे फटाफट से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में आराम से लिखते रहें। ठीक है, इतना चलिए, तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इतना नोट डाउन कर लिया होगा। इसी से आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट आपका, ये तो था आपका कितना, जब हमने बात की थ्योरी की। अब कुछ बातें ऐसे होती हैं स्टूडेंट आप लोगों की जो न्यूमेरिकली जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछ देता है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल तो नहीं देगा, आपको नॉर्मली क्या पूछता है, फॉर्मूला पूछेगा डायरेक्टली। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से बात करता हूँ स्टूडेंट आपकी ऑसिलेशंस फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, कि जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो कितनी होगी।
तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि जब यहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी तो वो कितनी होगी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा ये ऑसिलेटर, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। तो कितनी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की अगर मैं बात करूं कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के केस में F4 फ्रीक्वेंसी O4 ऑसिलेशन, ठीक है, फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे भी कि 1/2 इंटू पाई, ठीक है, ये तो बात आ जाती है उन पैरामीटर की जो कांस्टेंट है, तो 1/2 पाई इंटू आर इंटू सी और गुणे √6 भी आता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनता है, या तो पेपर में आपको ऐसे लिख कर देगा, और या तो हमें क्योंकि पता है कि दो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, √6 कांस्टेंट है, तीनों के तीनों कांस्टेंट, इनकी वैल्यू को रखेगा और वैल्यू को रखकर अगर आप भाग देंगे तो ये बनता आपका 0.65 और डिवाइड बाई R इंटू सी, या तो फॉर्मूला फिर ऐसे लिख कर देगा, ठीक है। इसे सॉल्व करके कुछ इस तरह से फिर आप लोगों को फॉर्मूला लिख देगा। तो अब आपसे अगर पूछे कि किस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट होगा, तो आपके पास रेजिस्टर और कैपेसिटर का मान होना चाहिए। आप किसी भी फ्रीक्वेंसी को बता सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल उस टाइम पर जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या काम ने, आर और सी कहाँ थे, आपके फीडबैक पर लगे हुए थे, ठीक है, वही आर और सी है। किसी भी आर का, किसी भी एक रेजिस्टेंस का वैल्यू और किसी भी एक कैपेसिटर का वैल्यू रखेंगे तो ये आपका कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट आपका, ये तब है, ये भी याद रखें कि ये किस स्थिति में है, कि जब आपको उसने बीजेटी नहीं कहा स्पेशल करके, अगर क्वेश्चन में बीजेटी नहीं लिया, कहने का मतलब कि अगर उसने कुछ नहीं लिखा, उसने कहा कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, उसने कुछ नहीं कहा बीजेटी, एफईटी, ओपैम्प, कोई बात नहीं की, तो उस स्थिति में आपका जो फॉर्मूला होगा ये यही वाला होगा। तो कहने का मतलब जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या कहा स्टूडेंट आपका, कि बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला जाएगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मतलब आपका कि जब आपका स्पेसिफाई नहीं है कि बीजेटी है, एफईटी है, ठीक है, या फिर आपको साफ साफ कह दिया कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है वो एफईटी है, या फिर आपका जो एम्पलीफायर है वो ओपैम्प है, ठीक है, तो तब उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये किसके लिए आपका बाय डिफॉल्ट केस, मतलब कुछ भी नहीं कहा तब भी यही लगेगा, और अगर एफईटी कहा या ओपैम्प कहा तब भी यही लगेगा। तो इसका कहने का मतलब कि सर अगर बीजेटी कहेगा तो कुछ अलग आएगा, बिल्कुल अलग आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ बीजेटी के लिए, ठीक है, इसी फॉर्मूले की अब मैं बात करता हूँ बीजेटी के लिए, ये तो किसके लिए आपका एफईटी के लिए और आपके किसके लिए, ओपैम्प के लिए, या जब कुछ नहीं कहा है। तो बीजेटी के लिए इसी फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता स्टूडेंट, छोटा सा अंतर देखने को मिलता है, और वो अंतर है स्टूडेंट आपका कि पहले फॉर्मूला F0 इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू सी इंटू अंडर रूट ऑफ, चेंज बस यहाँ पर आता है, 6 भी एज इट इज रहता है, ठीक है, तो 6 + 4 इंटू के, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक है, इस फॉर्मूले में कुछ ऐसे चेंज आ जाता है। अब आप में से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये के क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ मैं के को अगर मैं लिखूँ भी, मैंने कहा कि जहाँ वेयर जब हम लोग लिखते भी हैं कि जहाँ के क्या है स्टूडेंट आपका एक स्थिरांक है, एक नियतांक है, ठीक है, ये क्या आप लोगों का एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैसे कि के कांस्टेंट है जिसका मान कैसा होता है स्टूडेंट आप लोगों का, इसका मान होता आपका आर सी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। आर सी कहने का मतलब क्या है, देखो जरा सर्किट में आर सी कहाँ पर था, ये था आपका आर सी, तो ये आपका आर सी का मतलब क्या था, कैपेसिटर का वो कलेक्टर का रेजिस्टर या संधारित्र कलेक्टर का संधारित्र, ठीक है इतना। तो ये हमने क्या कहा था स्टूडेंट आपका कलेक्टर का रेजिस्टर था, तो यहाँ से आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ये क्या था आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस था या कलेक्टर का प्रतिरोध था,
ठीक है, तो ये क्या था आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस था। ठीक है, इसको आर इंटू सी मत लेकर चलना, आर मतलब रेजिस्टेंस और सी मतलब कैपेसिटर से है। तो बीजेटी के केस में यही फॉर्मूला हमारा ऐसे आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप के को भी देखते हैं तो फिर कुछ इस तरह से आपके के की गणना भी हो जाती है। ठीक है, कि के जो हमारा कांस्टेंट होता है वो कुछ इस तरह से यहाँ इंडिकेट हो जाता है। क्लियर है इतना? तो ये बात आ गई स्टूडेंट आप लोगों की। इसको अगर मैं लेकर भी चलता हूँ तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये तो आपके दो फॉर्मूले आ गए। एक और बात को पूछता है स्टूडेंट आपका कि आरसी फेज शिफ्ट के लिए गेन कितना होता है। ठीक है, तो मैं इसे थ्योरेटिकली ही आपको लिख दे रहा हूं। ठीक है, कैसे देखिएगा कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए, ठीक है, यहां से मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं फेज शिफ्ट। ठीक है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए, ठीक है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए अगर मैं बात करता हूं, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए गेन का मान कितना होता है? 29 होता है। गेन का मान 29 होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस बात पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो बात आपको नहीं पूछता, वो आपके मतलब की नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हमें पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, इतना। अब बात आती है स्टूडेंट आपकी कि सर हमने पूरा ऑसिलेटर सर्किट पढ़ लिया ये वाला, अब हमें जरा ये बताइए कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो अब लिखिएगा स्टूडेंट आप लोग फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के अनुप्रयोग। ठीक है, यहां से बात आती है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के, ठीक है, यहां से क्या कहा आपका, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के अनुप्रयोग। ठीक है, तो यहां से बात निकल के आई फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के अनुप्रयोग। ठीक है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के अनुप्रयोग। ठीक है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के अनुप्रयोग। ठीक है, तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के अगर हम लोग यूजेस को देखते हैं तो सबसे पहला आता है स्टूडेंट आप लोगों का, जितने भी आप लोगों के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब आप लोगों का वाद्य यंत्रों से है। तो जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के, वहां पर आपका फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं वाद्य यंत्रों में। ठीक है, कहां पर स्टूडेंट आपका, वाद्य यंत्रों में। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं कि कहने का मतलब क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका प्रयोग होता है। दूसरी बात आती है हम लोग संचार प्रणाली कम्युनिकेशन के हिसाब से देखते हैं, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है आपका, जीपीएस में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जीपीएस कहने का मतलब क्या होता है आपका, जीपीएस होता है आपका, ठीक है, ग्लोबल, ठीक है, इसके फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में देता है। ठीक है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग, ठीक है, क्या कहा आपका, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, इतना। जीपीएस में भी इसका प्रयोग होता है। तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट आपका, तो वॉइस को सिंथेसाइज करने के लिए भी, ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट आपका, वॉइस सिंथेसाइजर में भी, वॉइस सिंथेसाइजर। ठीक है, वॉइस सिंथेसाइजर का मतलब होता है स्टूडेंट आपका कि सिंथेसाइज मतलब सिंक्रोनाइज एक तरह से सिग्नल्स को करना। ठीक है, तो वॉइस सिंथेसाइजर में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आ गई स्टूडेंट आप लोगों के, यहाँ से अगर मैं बात भी करता हूँ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के अनुप्रयोग। ठीक है, ये थी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कंप्लीटली अगर मैं यहाँ से देखूँ भी स्टूडेंट, अच्छा एक और बात आती है स्टूडेंट, यहीं से एक क्वेश्चन ये तो रह गया कि हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पर मानक रूप से स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता भी है
कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है, या कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो हम एक स्टैंडर्ड बात तो जानते हैं कि निम्न आवृत्ति को जनरेट करता है, पर कहाँ से कहाँ तक, इस बात को फटाफट से लिख लें। क्या कहा आपका कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कहा, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अक्सर आता भी है, फेज शिफ्ट रह गया था बल्कि ऑसिलेटर। ठीक है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट आपका, 1 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, 1 हर्ट्ज से लेकर आपके 10 मेगा हर्ट्ज तक। ठीक है, 1 हर्ट्ज से लेकर आपका 10 मेगा हर्ट्ज तक जनरेट कर सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है आपका, यहाँ तक जनरेट कर सकता है। ये इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कहा कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आपका कितना, 1 मेगा हर्ट्ज से लेकर 10 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो अक्सर एग्जामिनेशन में रहता भी है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान जरूर रखें। कितनी फ्रीक्वेंसी लिखा है स्टूडेंट आपकी, 1 हर्ट्ज से लेकर आपकी, यहाँ से अगर आप देखते भी हैं कि 1 हर्ट्ज से लेकर 10 मेगा हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज पता चल गई, इसके अनुप्रयोग पता चल गए। ठीक है, गेन का मान पता चल गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने क्या कहा कि गेन कितना होता है इसके लिए, गेन होता है आपका इसके लिए 29, गेन की यूनिट नहीं होती है कुछ भी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर एग्जैक्ट कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे बनता है वो आपका सर्किट आपके सामने पर है। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि ये आपका ऑडियो और रेडियो, ऑडियो की बात चल रही थी, ऑडियो का पार्ट है, तो 2 प्रकार के आपकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर ऑसिलेटर थे। ठीक है, सामान्य आधार पर भी 2 प्रकार के थे जिनके बारे में हमने बातें देखी थी। ठीक है, फिर इससे पहले हमने देखा कि ऑसिलेशन को जनरेट करवाने के लिए, ठीक है, कुछ विशेष कंडीशंस की बात आई थी। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये पैरामीटर हमने लास्ट क्लास में देखे थे कि ए क्या था आपका, ओपन लूप गेन था। ठीक है, फिर बीटा क्या था आपका, फीडबैक का फैक्टर था कि किस फैक्टर से फीडबैक ले रहे हैं। ठीक है, फिर ए इंटू बीटा की बारी आई तो ये क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, ये होता आपका लूप गेन। तो यहाँ से ए था सबसे पहले आपका ओपन लूप गेन, बीटा था आपका फीडबैक फैक्टर, और ए इंटू बीटा था आप लोगों का ओपन लूप गेन था। ठीक है, ये क्या था आपका लूप गेन। फिर इसके आधार पर हमने बार्कहाउसेन के क्राइटेरिया को देखा, जिसमें क्या कहा कि ये क्या आपकी फर्स्ट कंडीशन थी जिसे हम मैग्नीट्यूड कंडीशन कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन या इक्वल हो 1 के। दूसरी थी फेज कंडीशन जो 0 डिग्री या 300 डिग्री हो। दोनों का एक साथ फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई भी एक फेल हो गया तो आपका ऑसिलेशन जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, इतना तो यहाँ तक स्टूडेंट आप लोग एक बार कंप्लीट आप इसे रिवाइज भी कर लें, एक बार कंप्लीट इसे देख भी लें। बाकी की चीज़ों को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ तक की सारी बातों को आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट हम लोग। आज के लिए थैंक यू। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक तो एक ही बार होगा पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें आप लोग। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।